नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेशन के बारे में। कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में प्रेडिक्शन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसा कि हमने पिछले 4 वीडियो में आपको बताया था। चारों वीडियो आप देख लीजिए। प्रोमिसेस के बारे में बताया, दशा फिक्सिंग के बारे में बताया, इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून के बारे में बताया, और फिर हमने आपको बताया ट्रांजिट के बारे में। आज इस श्रृंखला की ये 5वीं और आखिरी वीडियो है। आप इन पांचों वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से फलादेश के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे मेथड्स को, तो आपका जो प्रेडिक्शन का जो लेवल होगा वो काफी हाई होगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए शुरू करते हैं। प्रोग्रेशन जो है ना, उसको आप पहले समझिए कि जो शब्द है प्रोग्रेशन, उसका क्या मतलब है। बहुत सारे लोगों को प्रोग्रेशन के बारे में पता नहीं है, या अगर पता भी है तो पूरी जानकारी नहीं है। देखिए क्या है, जब भी हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की, तो हम बात कर रहे होते हैं प्रत्येक ग्रह की जो चाल है, जो गोचर, जो ट्रांजिट है, वो राशियों पे, नक्षत्रों पे, सब लॉर्ड पे और सब लॉर्ड से मतलब है। अब ट्रांजिट और प्रोग्रेशन में जो फर्क है वो आप बहुत ध्यान से समझिए। जो ट्रांजिट है, वो ग्रह अपने गति के अनुसार, अपने स्पीड के अनुसार, वो एक राशि को जो पार करता है उसका समय अलग है। जैसे सूर्य को लेते हैं, क्योंकि सूर्य की जो स्पीड है वो एकदम परफेक्ट चलती है, कॉन्स्टेंटली चलती है। तो सूर्य जो है ना, वो एक महीने में एक राशि पार कर जाता है 30 डिग्री की, क्योंकि सूर्य एक दिन 24 घंटे में 1 डिग्री चलता है। जब हम बात करेंगे मून की, तो मून एक नक्षत्र पे 24 घंटे में पार कर जाता है, एक राशि को 2.25 दिन में पार कर जाता है। मंगल 2.25 महीने में एक राशि को लगभग पार कर जाता है। सामान्य गति से चलते हुआ जुपिटर तकरीबन 12 महीने, 13 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। शनि अपने गति के अनुसार एक राशि को 2.5 साल में पार कर लेता है। तो ये बात कर रहे हैं हम गोचर की, लेकिन प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेशन में जो फर्क है वो आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। एक ग्रह जब वो किसी राशि के अंदर ट्रांजिट करता है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिट है वो बेस्ड होती है विषुवंतरी दशा का जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर। अब आप मान लीजिए कि आपका जो सूर्य है वो मेष राशि में ट्रांजिट कर रहा है प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर, तो वो ऐसा नहीं है कि 30 दिन में निकल जाएगा। तो सूर्य जो निकलेगा प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर, तो मेष राशि में पहला नक्षत्र क्या है? केतु का। और केतु की दशावधि कितनी होती है विषुवंतरी दशा के हिसाब से बात करें तो? 7 बरस की। वो तो 13 डिग्री और 20 मिनट पार करने के लिए सूर्य हो चाहे कोई भी ग्रह हो, शनि हो, उसको 7 वर्ष का समय लगेगा। उसके बाद वो 13 डिग्री से 26 डिग्री 40 मिनट जाने में, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, फिर उसको शुक्र की जो दशा अवधि है 20 बरस की, तो वो 20 बरस का समय लगेगा निकलने में। और आखिरी चरण जो है सूर्य का, कृतिका का पहला चरण, वो 1.5 साल लगेंगे, क्योंकि सूर्य की दशा अवधि 6 बरस की होती है। 4 चरण होते हैं, तो 1.5 साल का एक चरण हो गया। तो टोटल 7 साल, 20 साल और 1.5 साल, 28.5 साल लगेंगे। प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर कोई भी ग्रह अगर मेष राशि में एंटर करता है, तो उसको निकलने के लिए 28.5 साल चाहिए। आप बात समझ पा रहे हैं? तो आप इसी क्रम में ध्यान रखेंगे
वृषभ राशि के अंदर जो है ना, वो अगर कोई ग्रह गोचर कर रहा हो, प्रोग्रेस चार्ट के अंदर प्रोग्रेस करके वृषभ राशि में अगर आ गया, तो वृषभ राशि का पहला 3 चरण कृत्तिका का, तो दूसरा तीसरा और चौथा चरण, उसको निकालने के लिए 4.5 बरस का समय चाहिए। 4.5 बरस कृतिका में रहेगा 3 चरण। उसके बाद कृतिका के बाद आती है बारी जो है ना रोहिणी की, जिसका ड्यूरेशन जो है चंद्रमा का, रोहिणी नक्षत्र का मालिक कौन? चंद्रमा। चंद्रमा का जो विषुवंतरी दशा में जो अवधि है वो कितने साल की है? 10 बरस की है। तो एक चरण 2.5 बरस का हो गया, क्योंकि 4 चरण के हिसाब से तब 10 बरस पूरे होते हैं। तो 4.5 बरस ये। फिर आगे आएगा ग्रह गोच प्रोग्रेस करता हुआ रोहिणी नक्षत्र में, फिर वहां से उसको 10 बरस चाहिए निकलने के लिए। रोहिणी के बाद आती है बारी मृगशिरा की। मृगशिरा का जो नक्षत्र है वो मालिक है मंगल। मंगल की दशा होती है 7 बरस। तो मृगशिरा का जो बाकी जो संख्या है चरणों की, वो कितनी रह जाती है? 3 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, 7, तो टोटल 9 होते हैं। तो 2 चरण, तो साढ़े तो 7 बरस को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, 3.5 पौने 4 साल। तो टोटल अवधि कितनी हुई? 4.5 साल, और 10 साल और पौने 4 साल लगभग। तो इतने वर्ष लगेंगे अगर कोई ग्रह प्रोग्रेस करके वृषभ राशि में जाता है तो। वृषभ के बाद जो है ना वो मिथुन आएगा। तो मिथुन के अंदर जो ये 2 चरण हैं, तो सब पौने 4 बरस वो हो गया। फिर उसके बाद किसकी दशा लगेगी? मृगशिरा के बाद आद्रा। आद्रा यानी राहु की दशा 18 बरस की। तो उसके बाद 18 साल लगेंगे। राहु के बाद पुनर्वसु। तो पुनर्वसु का जो 3 चरण आएगा, है ना, उसको 16 साल को आप डिवाइड कर लीजिए 4 से। तो हर चरण में 4 साल हुए, है ना। तो 12 बरस ये हो गए। तो जब भी कोई ग्रह प्रोग्रेस करता हुआ किसी साइन में आता है, तो वो बाहर निकलता है इसी प्रकार से। तो ये प्रोग्रेशन जो है ना वो समझना पड़ेगा। इसको हम डेस्टिनी व्हील के नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार से फलादेश करते हैं, आप इसके बारे में आप समझ लीजिए। अगर आपने इसका ध्यान रखा, तो बहुत संभव है कि आपका जो फलादेश है वो बहुत सटीक बैठेगा। आपने एक बात नोटिस की होगी कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह जो है ना वो फेवरेबल है किसी घटना को देने के लिए। उनका गोचर भी फेवरेबल है, लेकिन फिर भी वो घटना घटित नहीं हो रही है। तो ऐसा संभव है कि जो प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर जो ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट है, वो उस घटना को न दे पा रहा हो। तो किस तरीके से फलादेश करना चाहिए, आज आपको बताएंगे। इस बारे में ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। सबसे पहले चलते हैं, आपको एक चार्ट दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। अब ये आप मानिए हमने कोई सी भी कुंडली अभी जस्ट खोली है, तो यहाँ पे टूल्स में आइए। आप देख पा रहे हैं कुंडली जब खुली है, तो सूर्य जो है ना वो शनि की राशि में है, सूर्य के नक्षत्र में है, शनि के सब लॉर्ड में है, और शनि के ही सब लॉर्ड में है। इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह जो है ना वो किसी न किसी साइन, स्टार सब और सब पे होते हैं। इसी क्रम में 1 से 12 घरों में भी आप देखोगे कोई ना कोई राशि होगी। उस राशि के इस डिग्री के हिसाब से उस राशि पे नक्षत्र होगा, इसी डिग्री के हिसाब से सब लॉर्ड होगा, इसी डिग्री के हिसाब से सब लॉर्ड होगा। 1 से 12 घरों में, है ना। और आप एक बार ध्यान में लीजिए कि चंद्रमा जन्म के समय में जिस भी नक्षत्र में होता है, उसी नक्षत्र से महादशा आरंभ होती है। जिस भी किसी भी कुंडली के अंदर जिस भी सब में होता है वही भुक्ति लॉर्ड बनता है, और जिस सब में लॉर्ड में होता है वही अंतरा लॉर्ड बनता है, जिस सूक्ष्म और प्राण में होता है वही एक्चुअली सूक्ष्म और प्राण बनते हैं। ठीक है। तो जो कुंडली के अंदर दशा चल रही होती है आपकी, प्रोग्रेस चार्ट के अंदर चंद्रमा भी उन्हीं के स्टार में, सब में और सब में ऐसे चल रहे होते हैं। तो आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये आपका देखो, चंद्रमा जो है वो शुक्र में है, शुक्र में है, चंद्रमा में है, बुध में है, और तारीख आज 17 तारीख है। तो आप देखो यहाँ पे जो है ना वो केतु के
प्राणा में है। अब आप आ जाओ यहाँ पे, टूल्स में चलते हैं। यहाँ से लेते हैं विसुवंती दशा प्रोग्रेस्ड पोजीशन। यहाँ पे आज की तारीख डाल देते हैं, 17 जनवरी 2025। समय हो रहा है 14:04। यहाँ से कैलकुलेट करा लिया। और हम ये दूसरे वाला जो ऑप्शन है, प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट एंड प्लैनेट, इस पे क्लिक करके हम ओके कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे भी दशा वही लगी हुई है, वीनस, वीनस, मून, मरकरी एंड देन केतु, है ना। जन्म के समय में शनि जहां था वहां अभी भी वही प्रोग्रेस कर रहे हैं। चंद्रमा जहां था वो अभी भी वही प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये सब कोई विषुवंतरी दशा क्रम के हिसाब से प्रोग्रेस करते जाएंगे। एक प्राणा से दूसरे प्राणा में, दूसरे से तीसरे, फिर एक सूक्ष्म से दूसरे सूक्ष्म में, एक अंतरा से दूसरे अंतरा में, एक भुक्ति से दूसरे भुक्ति में, एक दशा राशि से दूसरी राशि में। इसी प्रकार से सब प्रोग्रेस करते चलेंगे। आप यहाँ पे देखते जाइए। अब मैं आपको दिखा दूं। आप यहाँ पे देखिए, शुक्र जो है वो शुक्र का जो टॉरस साइन है, ये प्रोग्रेस चार्ट के लगन में है। अब ट्रांजिट की बात करेंगे तो ये 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है, हर 2 घंटे में, ट्रांजिट के हिसाब से, है ना। लेकिन आप देखो यहाँ पे, मैं आज 25 है ना, तो मैं इसको 30 कर दूंगा, 2030। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई क्या परिवर्तन होता है। शुक्र, चंद्रमा, शनि, शुक्र, शनि, बुध। ठीक है। आप यहां से बाहर आइए। यहाँ पे हम सिंपली कर देते हैं इसको 30, 2030। कैलकुलेट करा लेते हैं। 2030 में भी शुक्र वही है, चंद्रमा भी वही है, शनि भी वही है। 5 साल बढ़ा दिए, तभी भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये विषुवंतरी दशा क्रम के हिसाब से चलते हैं, ट्रांजिट से नहीं चलता। गोचर का जो कैलकुलेशन है वो अलग है, प्रोग्रेशन का जो है वो अलग है। ठीक है जी। अब आप चलिए, आपको मैं बताऊं। सपोज कर लीजिए ये किसी बच्चे का चार्ट है जिसका जन्म 2017 जनवरी 2025 को हुआ है ना। इसकी शादी का हम देख लेते हैं, एक टेंटेटिव हम बना लेते हैं इसका, कि इसकी शादी 2050 में हुई, 25 साल बाद। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने बोला दिसंबर 12 दिसंबर 2050, रात को 23 बजे इसकी शादी हुई। ठीक है ना। अब आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा आवश्यक रहेगा। जब तक आप नोट करके नहीं रखोगे लिखने के लिए, तो आप देखो हम जो नोट कर रहे हैं यहाँ पे, वो नोट कर रहे हैं दशा में मून, मून, वीनस, केतु एंड केतु, ये दशा हो गया। उसके बाद हम क्या नोट करना है प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर में, आपका जुपिटर। तो जुपिटर कहाँ ट्रांजिट कर रहा था ये आपने नोट करना है यहाँ पे, सन में, केतु में, सैटर्न में और जुपिटर में। तो सन, केतु, सैटर्न एंड जुपिटर। और जो एसेंडेंट है ना, प्रोग्रेस चार्ट का जो असेंडेंट होगा वो आपको नोट करना है। प्लस क्या नोट करना है इसके अंदर, मून का स्टार लॉर्ड। मून का स्टार लॉर्ड क्या है जिस समय शादी हो रही है, सैटर्न। ठीक है ना। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं इसको हटा देता हूं, आप देखोगे एक जगह पे आपको ठीक ठीक लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब आप यहां से देखो, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। ये दशा दशा ये हो गई, है ना। तो जिस समय शादी हुई उस समय दशा थी मून की, मून भुक्ति, वीनस अंतरा, केतु एंड केतु। ये तो थी दशा। तो ये दशा
आपके नटल चार्ट में भी मैरिज के लिए फेवरेबल होगी और प्रोग्रेस चार्ट के अंदर भी फेवरेबल होगी। जन्म के समय में मून जो है ना किसी और स्टार और सब पे होगा, लेकिन 25 साल के बाद वो प्रोग्रेस करके कहाँ जाएगा, वहां पे जो भी ग्रह मून का स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड बनेंगे वो प्रोग्रेस चार्ट के अंदर ही मैरिज को दर्शाने चाहिए। कैसे दर्शाएंगे मैरिज के लिए? 5, 7 और 11 यहाँ पे फेवरेबल होगा, या 7 यहाँ होगा, 5 या 11 यहाँ होगा, है ना? या 5 हो जाए या 11 हो जाए, यहाँ 7 हो जाए। तो ये आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो दशा लॉर्ड है कुंडली में वो प्रोग्रेशन में भी मैरिज को देना चाहिए। अगर वहां मैरिज नहीं देगा तो मैरिज नहीं हो पाएगी। दोनों चार्ट को इंडिविजुअली चेक करना है, नेटल में भी और प्रोग्रेशन में भी। उसके बाद क्या हम ले रहे थे? जुपिटर। तो हमने आपको ट्रांजिट पे बताया था कि चाहे जुपिटर की दशा हो नहीं हो, वो जुपिटर ऐसे साइन स्टार सब वो सब पे चलने चाहिए जो नेटल चार्ट के अंदर मैरिज के लिए फेवरेबल हो, यानी ऐसे किसी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में हो। इसी प्रकार से ये जो चारों ग्रह हैं ये प्रोग्रेस चार्ट के अंदर भी अपने अपने स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा प्रोग्रेस चार्ट के अंदर 7, 5, 11 जैसे भावों में जाने चाहिए। फिर पकड़ते हैं मून का स्टार लॉर्ड। जिस समय मैरिज होती है, कोई भी घटना घटित होती है, तो मून का स्टार लॉर्ड घटना से संबंधित प्राइमरी हाउस के सब लॉर्ड के साथ अपना रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा। नहीं बनाएगा तो वो घटना घटित नहीं होगी। जैसे बच्चे का जन्म हो रहा है, तो आज जैसे मान लीजिए 17 तारीख को किसी के बच्चे का जन्म हुआ, तो उस समय मून का जो स्टार लॉर्ड होगा आज का, वो नेटल चार्ट के अंदर 5वें घर के सब लॉर्ड या वर्चुअल सब लॉर्ड के साथ अपना संबंध बना रहा होगा। मैरिज हो रही है तो 7वें घर के सब लॉर्ड के साथ संबंध बनाएगा। किसी की डेथ हो गई है तो 8वें घर के सब लॉर्ड के साथ अपना संबंध बनाएगा, है ना? दुर्घटना हुई तो भी 8वें से बनाएगा। प्रॉपर्टी परचेज की तो चौथे से बनाएगा। तो आप इसका खास ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये जो मून स्टार है, यहाँ पे सैटर्न, वो आपके प्रोग्रेस चार्ट के अंदर भी ऐसे ही संबंध बनाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जैसे हम गुरु को देखते हैं ना कि उसका साइन लॉर्ड जो है 7वें घर के सब लॉर्ड के साथ रिलेशन बनाए, प्रोग्रेस चार्ट में ऐसा कुछ नहीं करते। शनि यहाँ पे मून का स्टार लॉर्ड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ और मैरिज नेटल चार्ट के प्राइमरी हाउस से संबंध बनाता है, लेकिन प्रोग्रेस चार्ट में हम ये नहीं देखेंगे कि संबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बट वो प्रोग्रेस चार्ट के अंदर में उस घटना को देना चाहिए। तो क्या क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं, इसके बारे में अभी बताने जा रहा हूं आपको। आप ध्यान से देखो। अब ये आपका प्रोग्रेस चार्ट खुल गया उस दिन का जिस दिन जो है वो मैरिज हुई। तो आप ध्यान से देखो, ये जो दशा लॉर्ड है ये वही दशा लॉर्ड है जो नटल में चल रहे हैं, वही प्रोग्रेस में चल रहे हैं। क्योंकि मून जैसे जैसे प्रोग्रेस करता जाता है वैसे ही हमारी महादशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, प्राणा बदलते जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है आपने यहाँ पे? ये जो वीनस है, ये नेटल चार्ट में तो मैरिज दे ही रहा था, यहाँ पे भी मैरिज को बोलना चाहिए। तो वीनस को पोजिशनल स्टेटस नहीं है, वहां हो तो वहां पे देखना है, यहाँ पे हो तो यहाँ देखना है, यहाँ नहीं है तो यहाँ वीनस को हम नहीं लेंगे। तो क्या पकड़ेंगे? किसके स्टार में है? जुपिटर के। किसके सब में है? मरकरी के। तो क्या हुआ? ये देखिए, ये है आपका सपोर्टिव हाउस, ये है आपका प्राइमरी हाउस, और ये है आपका सपोर्टिव हाउस, 11वां घर। तो जुपिटर और मरकरी अपीयर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कहीं जुपिटर जो है ना वो पहले घर के अंदर है। प्राइमरी हाउस तो हमारा क्या है? 5, 7, 11। तो आप देखो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे प्राणा तक लेंगे हम। प्रोग्रेशन चार्ट में प्राणा तक लेना होता है। तो यहाँ पे मरकरी 5वें घर के अंदर आ गया, सपोर्टिव हाउस है ये। 7वें घर के अंदर मरकरी आ गया, सही है। जुपिटर भी यहाँ पे आ गया, और 11वें घर के अंदर जुपिटर आया हुआ। यानी क्या हुआ? जो वीनस है वो 7, 5 और 11 के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट रख रहा है यहाँ पे।
तो हम क्या बोलेंगे कि वीनस प्रोग्रेशन चार्ट में ओके है। फिर हम बारी आती है मून की। तो मून को देखिए पीएस नहीं है, हम मून को नहीं ले रहे। इसका जो स्टार लॉर्ड है वीनस और सब लॉर्ड जो है वो मून। जो प्लेनेट है दो, ये आने चाहिए, ठीक है ना। अब क्लियर कर लेते हैं इसको। मून को लेते हैं, वीनस और मून। तो पांचवें घर के अंदर मून आ गया, ठीक है। सातवें घर के अंदर भी मून आ गया और वीनस आ गया। हमारा काम यहां भी खत्म हो जाता है, यहाँ पे वीनस आ जाता है। तो क्या हुआ, ये मून भी क्वालिफाई हो गया वीनस की तरह। वीनस ऑलरेडी यहाँ पे क्वालिफाई है। फिर लेते हैं मरकरी को, ठीक है। मरकरी को लेके चलेंगे। तो मरकरी क्या है, यहाँ पे उसको पोजिशनल स्टेटस है, तो हम मरकरी को भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मरकरी प्लस वीनस एंड सैटर्न। तो पांचवें घर के अंदर आप देखिए मरकरी आया हुआ है, सैटर्न भी आया हुआ है। यहाँ पे भी मरकरी आया हुआ है और 11वें में सैटर्न आया हुआ है ना। तो क्या हुआ, ये मरकरी भी पास हो जाता है हमारा। इसी प्रकार से जो प्राणा है, 17 तारीख में रात को था, तो ये जुपिटर आ गया यहाँ पे। जुपिटर को देखिए, पोजिशनल स्टेटस नहीं है यहाँ पे। जुपिटर जो है वो मार्स में है और राहु में है। राहु किसको रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर को। तो क्या लेंगे, मार्स राहु एंड जुपिटर। तो मार्स राहु और जुपिटर को हम देख लेते हैं यहाँ पे। पांचवें घर के अंदर राहु आ गया, सातवें घर के अंदर मार्स आ गया, जुपिटर आ गया, 11वें में राहु आ गया। यानी कि प्रोवेशन चार्ट के अंदर में भी ये जो दशा लॉर्ड्स हैं, ये दशा लॉर्ड पास हो जाते हैं। अब हमने क्या बोला था कि जो जुपिटर है, ट्रांजिट का जुपिटर, उसका जो साइन लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है, सब लॉर्ड है और सब लॉर्ड है, ये यहां पे भी इंडिविजुअली मैरिज को बोलना चाहिए। और मून का जो स्टार लॉर्ड था, जिस समय शादी हो रही थी, ठीक है ना। तो हमने सैटर्न को लिया था। तो सैटर्न को यहाँ पे पीएस नहीं है। तो सैटर्न यहाँ पे जुपिटर और केतु में है। केतु रिप्रेजेंट करता है सन एंड वीनस को। तो जुपिटर केतु सन एंड वीनस, केतु आ गया, जुपिटर आ गया, सैटर्न आ गया, वीनस आ गया, है ना। सन है ना, सैटर्न है क्या, नहीं सैटर्न नहीं है ना। तो वीनस आ जाता है। तो ये भी मून का जो स्टार लॉर्ड है एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो यहाँ पे भी अपना वो पास कर जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि जो को रूलिंग प्लैनेट है एसेंडेंट के, ये जो प्लैनेट हैं सारे के सारे, ये आपके नेटल चार्ट के अंदर मैरिज के लिए फेवरेबल होने चाहिए। यहां पे नहीं देख रहे इसको। ये जो प्रोग्रेस्ड एसेंडेंट है प्रोग्रेशन चार्ट का, ये जो प्लैनेट है वीनस, है ना, वीनस, मून, सन, वीनस, केतु, मून, ये आपके नेटल चार्ट के अंदर फेवरेबल होने चाहिए। और भी अगर सूक्ष्म कैसे देखेंगे प्रोग्रेस चार्ट को, तो जो दशा लॉर्ड है प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर, वो 25 साल बाद, 30 साल बाद, जब भी वो घटना घटित हो रही है पैदा होने के बाद, वो कौन से स्टार और सब में है, वो प्लैनेट इस प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर इंडिविजुअली प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस में जाते हैं। जैसे आप नेटल चार्ट को देखते हैं, एकदम एग्जैक्टली आपको प्रोग्रेशन चार्ट वैसे ही देखना है। अगर प्रोग्रेशन चार्ट में कोई प्लैनेट को पीएस है, चाहे नेटल में नहीं हो, लेकिन उस टाइम पे कोई पीएस है तो हम पीएस से एज्यूम कर लेंगे। नेटल में कोई पीएस है, 25 साल बाद शादी हुई, लेकिन बाद में जब हम प्रोग्रेशन चार्ट चेक करें उसमें वो पीएस नहीं है, उसको छोड़ देंगे हम, केवल स्टार और सब लेंगे। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट होगी। और हम यहाँ पे नेटल चार्ट में केवल राशि, स्टार, सब और सब तक लेते हैं, प्रोग्रेशन चार्ट में प्राण तक लेते हैं। तो दशा लॉर्ड नेटल चार्ट में भी फेवरेबल होगा, प्रोग्रेशन में भी फेवरेबल होगा। दूसरा, जो डेथ केस के अंदर सैटर्न का हम ट्रांजिट लेते हैं, तो जो सैटर्न है वो जिस किसी भी साइन, स्टार, सब और सब पे होगा, वो प्रोग्रेस चार्ट के अंदर इंडिविजुअली जब भी डेथ हुई जन्म के बाद, उतने साल के बाद, वो जो प्लेनेट है
वो प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर कौन से स्टार और सब में है, वो स्टार और सब जो है वो आपके प्रोग्रेस चार्ट के अंदर डेथ को सिग्निफाई करना चाहिए। इसी प्रकार से जब मैरिज हुई तो मैरिज के टाइम पे जो जुपिटर है वो कौन से साइन स्टार सब पे चल रहा था, वो जो को रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर के मैरिज के टाइम के, वो सारे के सारे चारों को रूलिंग प्लैनेट ये प्रोग्रेस चार्ट के अंदर जिस किसी भी स्टार और सब पे होंगे, वो स्टार और सब उसी प्रोग्रेस चार्ट के अंदर जो है वो मैरिज को सिग्निफाई करने चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रोग्रेशन चार्ट के एसेंडेंट की, को रूलिंग की। तो जो असेंडेंट के को रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो नेटल चार्ट के अंदर फेवरेबल होने चाहिए उस घटना के लिए। मान लीजिए कि प्रोग्रेस चार्ट के अंदर जो है वो स्टार लॉर्ड नेटल चार्ट के अंदर फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो जब तक वो स्टार निकल नहीं जाता कुछ सालों में और दूसरा कोई स्टार नहीं आ जाता तब तक मैरिज नहीं होगी। इसी वजह से कई बारी नेटल में हाँ हो रहा होता है, प्रो चार ट्रांजिट हाँ हो रही होती है लेकिन प्रोग्रेशन रोक देता है उसको। तो एसेंडेंट के को रूलिंग, फिर जिस समय में मैरिज हुई, डेथ हुई, उस समय का मून स्टार जो भी ग्रह होगा वो उस ग्रह को इंडिविजुअली प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर आप देखिए, अगर वो उस घटना को वहां दे रहा है तो आप समझिए कि प्रोग्रेशन चार्ट भी ओके है, नाटल चार्ट भी ओके है, ट्रांजिट भी ओके है, इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून भी ओके है, तो यहाँ पे ये घटना घटित हो जाएगी। तो इतना भर भी आप कर लेते हो तो आपका जो प्रिडिक्शन लेवल है ये काफी हद तक जो है ना वो एक्यूरेट रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें फीडबैक करके आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप आगे कौन से विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें हमें बताएं। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।